Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. We were discussing residues. हमने प्रीवियस दोनों लेक्चर में रेजिड्यूज की डेफिनेशन और उसके कंसेप्ट को समझने का ट्राई किया है. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव आल्सो डिस्कस द कॉची रेजिड्यूज थ्योरम and using the Cauchy residues theorem and the concept of a residue we can identify contour integral. तो कॉन्टूर इंटीग्रल को आइडेंटिफाई करने में रेजिड्यूज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दैट्स व्हाई द डिस्कशन ऑफ रेजिड्यूज बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस रेजिड्यू एट इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी का कंसेप्ट क्या है और रेजिड्यू एट इन्फिनिटी का क्या सेंस है और इससे हमें कॉन्टूर इंटीग्रल को आइडेंटिफाई करने में किस तरीके से हेल्प मिलेगी, ये सभी डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग. हमने इनिशियली जब कॉन्टूर्स पढ़ना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताया था. वहाँ पर पॉजिटिवली और नेगेटिवली ओरिएंटेड या फिर हम कहें क्लॉकवाइज डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके के बारे में हमने बात करी थी. हमने कहा था कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक सर्कल है एंड से दिस इज अनदर सर्कल. लेट मी कॉल दिस वन, से दिस इज अनदर सर्कल. ओके, अगर हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तब तो ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें तब ये नेगेटिवली ओरिएंटेड है. बट नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या केवल डायरेक्शन ही चेंज हुई है या फिर इसका इंटीरियर एक्सटीरियर भी चेंज हो गया है? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. ओके, जब भी हम इस तरीके से ओरिएंटेशन लेते हैं तो हमेशा जो भी इसका लेफ्ट पार्ट है, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है तो इसका जो भी, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, जो भी लेफ्ट वाली पार्ट होगा वो इसका इंटीरियर होगा. ठीक है, ऐसे ही अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम along this one, this particular circle, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ है. राइट, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन और दिस डायरेक्शन. तो इसका जो इंटीरियर है वो इस तरफ है. दिस इज द इंटीरियर ऑफ दिस कॉन्टूर एंड हियर दिस इज द इंटीरियर ऑफ कॉन्टूर. तो आपने देखा होगा कि जब भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मोस्टली हमारे कॉन्टूर्स पॉजिटिवली ओरिएंटेड ही हैं. इसका मतलब हम उसका जो ये वाला पार्ट है जिसको हम कहें अंदर वाला पार्ट है, इनसाइड एरिया है, वो हमारा इंटीरियर है और जो आउटसाइड एरिया है वो एक्सटीरियर है. बट इस तरीके का अगर ओरिएंटेशन है तो आउटसाइड एरिया हमारे लिए इस सर्कल का इंटीरियर है. दैट मीन्स अब इस सर्कल के लिए ये एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है. बट अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है इस वाले सर्कल के लिए. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन है. अब हम बात करते हैं रेजिड्यूज के बारे में. हमने कहा कि हम रेजिड्यूज को तब डिस्कस करते हैं जब फंक्शन किन्हीं पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं हो बट उसके नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक हो. तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक कोई कंटूर है. ठीक है, दैट इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड. इसका मतलब अब हम इसके अंदर वाले जो इनसाइड के पॉइंट है वो हमारे लिए इंटीरियर पॉइंट्स है. इन पॉइंट्स के अंदर, इस कॉन्टूर के अंदर मान लेते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है. सपोज these are the points जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है एंड these all are the isolated singular point. ओके, अब इन पॉइंट्स के बारे में खास बात क्या है कि हमने अभी कॉची रेजिड्यू थ्योरम में देखा था कि इस तरीके के पॉइंट्स पर अगर हम रेजिड्यू आइडेंटिफाई कर लें तब हमें फंक्शन का इस कॉन्टूर के अलोंग इंटीग्रेशन मिल जाएगा. ठीक है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज z1, z2, z3 एंड सो ऑन. दिस इज zn. ये हमारे पॉइंट्स थे. तब इस तरीके के सेटिंग के लिए हमने एक इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई किया. इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C, से दिस कर्व इज C, कैन बी डिटरमाइंड एज द 2 pi iota summation k running from 1 to n and then residue of fz at z equal to zk. राइट, ये हमने कॉची रेजिड्यू थ्योरम से देखा था. अब इस तरीके के सेटिंग में लेट अस मूव वन स्टेप अहेड. लेट मी टेल यू, सपोज अगेन दैट दिस इज आवर एनी कॉन्टूर.
ओके, विच इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंड दिस इज आर कर्व सी। इसके अंदर कुछ सिंगुलर पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारे लिए आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। तो हमने ये देखा कि इस कर्व के अलोंग अगर हमें इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करना है, सो वी विल ऐड द रेजिड्यूज एट दिस पॉइंट। ओके, बट अभी अगर हम एक सर्कल एज्यूम करें विच कंटेन्स दिस पर्टिकुलर कॉन्टूर, ये चाहे कहीं पर भी है, हमेशा हम मान लेते हैं कि ये अभी ऐसा कुछ सिनेरियो अपने पास, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट आइडिया जो कि हम फॉलो करने वाले हैं। ये जो कंटूर जैसे अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा हम क्या करेंगे, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे हु सेंटर इज 0, जो कि कंप्लीटली इस कंटूर को अपने अंदर ले लें, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आई कैन ड्रॉ अ सर्कल, लेट मी टेल यू दैट वी कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ सर्कल, ओके। दिस इज द सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल की खास बात क्या है कि इसका सेंटर ओरिजिन है और इस सर्कल के अंदर हमारा ये जो कॉन्टूर है वो कंप्लीटली लाई कर रहा है, ठीक है। हमेशा हम इस तरीके का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमारे पास ऐसा पॉजिटिव नंबर आर नोट मिलेगा ही मिलेगा, जो जिस रेडियस का हमेशा हम एक सर्कल बना सकते हैं। दिस इज आर पॉइंट z इक्वल्स टू 0, ओके, दिस इज द ओरिजिन, जो कि इस सर्कल को या फिर हम कहें इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमेशा अपने अंदर कंटेंट करे, ठीक है। ये बात हुई अभी यहाँ तक की। इस जो सर्कल है, हम क्या कर रहे हैं, हमेशा इस तरीके के सर्कल से इसको बाउंड कर सकते हैं और इस सर्कल से जस्ट बड़ा हम एक सर्कल देखते हैं। जस्ट बड़ा मतलब हमेशा इस वाइट सर्कल के बाहर की तरफ, ओके। इस सर्कल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो सर्कल R1 है, इससे बड़े वाले जो पॉइंट्स है, दैट इज वी वांट टू डिस्कस ऑल द पॉइंट जेड्स whose modulus is greater than R. Let me call this is R1, okay. This point is, this radius is, let me write, this particular radius is R1 radius, okay. So हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि इस सर्कल से बाहर है बट फाइनाइट प्लेन के अंदर है, दैट मीन्स इन्फिनिटी नहीं बन रहे हैं। तो हमने कहा कि ये जो भी फंक्शन होगा हमारा, मान लेते हैं हमारा फंक्शन है एफ सेट, उसके लिए ये सिंगुलर पॉइंट है। तो हमने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो कि इस पूरे के पूरे कॉन्टूर को कंटेंट करे। अब सारी की सारी जो सिंगुलरिटीज हैं वो इस वाइट सर्कल के अंदर ही आ गई हैं। इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट है, इस तरीके के पॉइंट जो कि इस सर्कल से बाहर है, वहां पर फंक्शन एनालिटिक है। अब अगर वहां पर फंक्शन एनालिटिक है, तब हमने कहा था कि जब हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करेंगे तो हर एक एनालिटिक फंक्शन इन z इक्वल टू इन्फिनिटी पर एक सिंगुलरिटी रखता है, ठीक है। ये अपने प्रीवियस किसी लेक्चर में बात की थी और मैंने कहा था कि हम इसे आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम अगेन रिपीटिंग कि इस वाइट सर्कल के बाहर हर एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है और इसके पास केवल एक ही सिंगुलरिटी है विच इज एट द पॉइंट z इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। अब हमें इन्फिनिटी को हमारे सर्कल के अंदर लेके आना है। अब किसी भी पॉइंट को हम, मतलब फाइनाइट पॉइंट हो तब तो उसको अंदर हम लेके आ ही सकते हैं, बट इन्फिनिटी को हम कैसे लेके आए। तो ऑब्वियसली हमने कहा कि अगर हम ओरिएंटेशन डिसाइड कर दें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट। अब हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो कि पॉइंट z इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट को अपने अंदर कंटेंट करे। सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इफ यू आर क्लियर विद द आइडिया ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। So every time we can construct this kind of circle which is just outside this white circle which is containing this is the white circle, this is blue circle which is of course at center z naught, थोड़ा सा ये ऊपर होना चाहिए था वैसे, but okay, consider it. Let me tell you that its orientation is clockwise direction, okay, orientation is
clockwise direction, and let us call this is the curve C naught. Okay, and its radius is suppose R naught. Okay, let me take that this radius, or let me draw this radius is R1 R naught. ओके, तो हमेशा हम क्या कर रहे हैं, एक कर्व ले, एक कॉन्टूर है जिसके अंदर कुछ सिंगुलैरिटीज है, उस कर्व को कंटेन करने वाला एक सर्कल बनाया, और उस सर्कल को कंटेन करने वाला एक दूसरा सर्कल बनाया जिसका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे सी नॉट कॉन्टूर का इंटीरियर पार्ट नहीं बन गया? इंटीरियर पार्ट बन गया, दैट इज कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए ये इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स सी नोट के ही पार्ट है। यस, अब सी नोट के पार्ट है, इसका मतलब एफ जेड के पास जो एक सिंगुलर पॉइंट था समवेयर, सपोज दिस इज z इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट। ओके, हम ऐसा डिनोट तो नहीं कर सकते, बट यस फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मान लेते हैं कि ये हमारा z इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट, और यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और इस सी नॉट का ओरिएंटेशन लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट सारे इसके अंदर ही आएंगे क्योंकि ओरिएंटेशन इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस सी नोट के अंदर एक सिंगुलरिटी है, और वो सिंगुलरिटी है z इक्वल टू इन्फिनिटी। इस कॉन्टूर सी के अंदर ये सारी फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी है। इस जो वाइट सर्कल है, अगर इसका ओरिएंटेशन हम ये कर दें तो इसके अंदर ये सारी सिंगुलरिटीज हैं, बट इस ब्लू सर्कल के अंदर एक ही सिंगुलरिटी है विच इज एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। अब अगर हम इस सी नॉट के लिए हमारा कॉची रेजिड्यू थ्योरम अगर अप्लाई करें इस सी नॉट के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर सी नॉट इफ यू वांट टू अप्लाई और फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अलोंग द कॉन्टूर सी नॉट, देन दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज एट द सिंगुलर पॉइंट, और बाहर तो एक ही सिंगुलर पॉइंट है विच इज z इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज 2 pi at a time residue of fz at z equal to infinity. This is very important one. Okay, अगेन यहाँ पर हमने जस्ट कॉची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई किया और वो हमें ये बताता है, बट हमारे पास एक और आइडिया है विच इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ। वो हमें क्या कहता है कि अगर दो कर्व ऐसे हैं कि एक का डायरेक्शन इस तरफ है और एक का डायरेक्शन इस तरफ है, और दोनों ही सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर है, तो दोनों के अलोंग फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, बट यू नीड टू थिंक कि हम अगर काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसे हम नेगेटिव के जैसे सपोज करेंगे। ओके, दिस इज फ्रॉम द कॉची-गॉर्सेट थ्योरम। नाउ इफ वी अप्लाई द principle of deformation, this is principle of deformation of paths, we know that integration along this contour C of fz dz is same as इंटीग्रेशन अलोंग सी नॉट। क्योंकि हम कह रहे हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये सी नॉट अपनी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू द इंटीग्रल अलोंग द नेगेटिव सी नॉट। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सी और इस सी नॉट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, और हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। So using the principle of deformation of paths, we can always think of this integral C as this integral. But if you see, हमने अभी तो लिखा था कि ये जो इंटीग्रल है this is the sum of all the residues, and we have just wrote कि ये जो इंटीग्रल है along the C नोट हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसे कहूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहूँ इक्वेशन नंबर 2 and this is equation number 3,
तो हम क्या कह सकते हैं? सो फ्रॉम 1 and 2 and then using 3, what we can have, that this is nothing but the sum of residues, that is 2 pi iota, and sum of residues of fz at z equal to zk. This is the left hand side. But what about the right hand side? That is nothing but 2 pi iota time residue at infinity. So this, क्योंकि ये तो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव था, तो नेगेटिव्स को हम नेगेटिव इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे. ठीक है. सो द राइट हैंड साइड विल बी नेगेटिव ऑफ 2 pi iota and residue at z equal to infinity f of z. This is what we are having from equation number 1 and 2 when we use into the equation number 3. Now 2 pi iota will be cancelled out by 2 pi iota and we will have that summation z is equals to z iota or zk of residue z. Okay, let me write this is at this place. Residue at z equal to zk, where of course k running from 1 to n, k running from 1 to n will be equals to residue, negative of the residue at z equal to infinity of fz. Look at the beauty of this important result. ये हमें क्या बताता है कि आपके पास जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उन पर आप रेजिड्यू आइडेंटिफाई करो और इन्फिनिटी पर रेजिड्यू आइडेंटिफाई करो, वो हमेशा वैसे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होंगी बट द सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज it will be equal to the negative of the residue at infinity. इसी को ही आप और प्रिसाइज जो वे है उसमें क्या लिख सकते हैं, that sum of k running from 1 to n residue at z equal to zk of fz plus residue at z equal to infinity of fz will be equals to 0. This is another important and very useful representation of residue. अब ये इक्वेशन हमें क्या बताता है कि किसी फंक्शन के लिए टोटल रेजिड्यू का सम हमेशा 0 होता है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेजिड्यू. ओके, अगर आपको रेजिड्यू एट ईच पॉइंट पता है तब आप रेजिड्यू एट इन्फिनिटी भी पता कर सकते हैं, और अगर आपको रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पता है तब आप सम ऑफ रेजिड्यू एट ईच पॉइंट पता कर सकते हैं. तो ये बात हुई रेजिड्यू एट इन्फिनिटी और वो किस तरीके से फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट से रिलेटेड है उसके बारे में.